आज की वीडियो में हम सिंथेटिक डाइज़ के बारे में पढ़ेंगे। डाइज़ वे कलरिंग सब्सटेंसेस हैं जो फैब्रिक को कलर करने के लिए काम में आते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के लिए डाई की तरह एक्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस होनी हो को वो फुलफिल करता हो तो वो डाई हो सकता है। फर्स्ट है इट मस्ट हैव प्रॉपर कलर, उसका एक प्रॉपर कलर होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग फिक्स्ड टू क्लोथ, कपड़े या फैब्रिक है उसके साथ में ये फिक्स होने के लिए कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो वो डाई मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेगा, तभी हम फाइबर को कलर कर पाएंगे। थर्ड है इट मस्ट बी फास्ट टू लाइट, लाइट में क्योंकि हम कपड़ा धो के लाइट में सुखाएंगे सनलाइट में, तो ये फेड नहीं होना, डिकम्पोज नहीं होना चाहिए लाइट के प्रेजेंस में। नेक्स्ट है इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ वाटर, डाइल्यूट एसिड्स, बेसिस, वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग, यानी कि जो डाइल्यूट एसिड हैं, बेस हैं और कई सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि ड्राई क्लीनिंग में काम में आते हैं, उनके प्रति भी रेजिस्टेंट होना चाहिए, उनसे रिएक्ट करके कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, डाई अपने फॉर्म में रहना चाहिए। शुरुआत में जो नेचुरल डाइज ही नोन थी जो कि एनिमल या वेजिटेबल सोर्सेज से हमें मिलती थी, लेकिन आज लगभग हर जो यूज़फुल डाई है वो सिंथेटिक है और एरोमेटिक कंपाउंड से प्रिपेयर की जा सकती है। हम डाइज के बारे में आगे पढ़ें उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कलर किस तरह से जो सब्सटेंस है उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर पड़ता है वो विजिबल पार्ट को, उसकी विजिबल पार्ट को एब्जॉर्ब करता है। विजिबल पार्ट यानी कि 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक विजिबल रीजन है। इस रीजन में यदि वो एब्जॉर्ब करेगा तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो हमें एज ए कलर नज़र आएगी। विजिबल लाइट जो होती है ये 7 डिफरेंट कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर, ये 7 कलर से मिलके बनी होती है वाइट लाइट। जब वाइट लाइट किसी सब्सटेंस पे गिर रही है, अगर वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाता है तो इस तरह के सब्सटेंसेस हमें वाइट दिखेंगे। व्हेन टोटल रिफ्लेक्शन हो गया वाइट लाइट का, टोटल रिफ्लेक्शन। वाइट लाइट यदि टोटली एब्जॉर्ब हो जाती है तो कंपाउंड ब्लैक अपीयर होगा, टोटल एब्जॉर्प्शन, तो कंपाउंड ब्लैक होगा। और यदि एक पर्टिकुलर पार्ट जो विजिबल रेंज है उसका पर्टिकुलर पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, बाकी पार्ट एब्जॉर्ब होगा, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो कलर हमें दिखाई देगा। कलर और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज दी गई हैं, कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है विट्स थ्योरी। विट्स थ्योरी के अनुसार जो डाई है उसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है क्रोमोफोर और सेकंड है आपका ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर्स वे ग्रुप है जो कि डाई के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जनरली अनसेचुरेटेड ग्रुप्स जो होते हैं वो क्रोमोफोर हैं, जैसे डायज़ो ग्रुप है, डायज़ोमीथेन है, येलो कलर है, और अगर हम इसे रिड्यूस कर दें ये कलरलेस हो जाएगा। तो जो अनसेचुरेटेड डायज़ो ग्रुप है ये आपका क्रोमोफोर की तरह एक्ट कर रहा है। इसी तरह कुछ और क्रोमोफोर हैं जैसे एथिलीनिक है, एसिटिलीनिक है, कार्बोनिल ग्रुप है, थायोनिल ग्रुप है, नाइट्रोसो ग्रुप है, नाइट्रोसो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, एजो ग्रुप, एजॉक्सी ग्रुप,
तरह कई सारे क्रोमोफोर्स हैं जो कि कंपाउंड को कलर देते हैं, उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्रोमोफोर्स हैं। क्रोमोफोर दो तरह के हैं। एक है इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर, यानी कि अगर वो अकेला क्रोमोफोर भी प्रेजेंट है तो कंपाउंड को कलर दे सकता है, उसके लिए किसी दूसरे की उसको ज़रूरत नहीं है। जैसे नाइट्रो, एजो, एजोक्सी, ये सारे जो क्रोमोफोर्स हैं, अगर कि एक भी किसी में प्रेजेंट है तो वो आपके कंपाउंड को कलर दे देगा। ये इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर है। दूसरा है डिपेंडेंट क्रोमोफोर। डिपेंडेंट क्रोमोफोर यानी कि ये ग्रुप प्रेजेंट है तो भी कंपाउंड को कलर देने के लिए दूसरे की और ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम देखें एसीटोन में कार्बोनिल ग्रुप है, क्रोमोफोर है, लेकिन ये कलरलेस है। लेकिन यदि आप बाय एसिटिल की बात करते हैं, बाय एसिटिल, इसके अंदर दो कार्बोनिल ग्रुप हैं, ये येलो कलर का कंपाउंड है। दूसरा पार्ट है डाई का ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम हालांकि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन वो क्रोमोफोर के साथ यदि अटैच है तो कलर को और भी ज़्यादा डीप कर देता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे हाइड्रोक्सिल, एल्कोक्सी, एमिनो ग्रुप, एल्किल एमीन ग्रुप, डाई एल्किल एमिनो ग्रुप, थायोल ग्रुप, SO3H, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। कलर और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडर्न थ्योरीज हैं उनमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ज़रूरी है कि हम कुछ बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं, बेसिक टर्म्स, उनको समझ लें। क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बनी होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दो कंपोनेंट्स हैं, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और जो वास्तव में केवल लाइट का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है जो कि मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है और ये क्वांटाइज होता है एज डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स, जिन्हें हम फोटोन या क्वांटा कहते हैं, लाइट क्वांटा। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल। कंपाउंड कलर्ड तभी होगा जब वो सेलेक्टिवली विजिबल रीजन में लाइट एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट भी करेगा इन द रिमेनिंग विजिबल रीजन ऑफ द वेवलेंथ। जो विजिबल रीजन में लाइट एब्जॉर्ब होती है वास्तव में वही कलर के शेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब मॉलिक्यूल विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करता है तो ये लोअर एनर्जी स्टेट E0 से E1 में जाएगी, तो जो टोटल डेल्टा E होगा इट इज़ इक्वल टू E1 माइनस E0। E0 ग्राउंड लेवल था, E1 हायर एनर्जी लेवल है। ये E जो होगा h न्यू के बराबर होगा, इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेमडा वेवलेंथ है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। कौन से रेडिएशंस एक्चुअली एब्जॉर्ब होंगे ये टोटली डिपेंड करता है कि डाइज का जो स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने टाइटली बाउंड हैं मॉलिक्यूल के अंदर, उस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए यदि मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड है, जैसे कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है, तो विजिबल लाइट में कोई भी विजिबल रीजन में कोई भी क्वांटा या फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा। और जब विजिबल रीजन में नहीं होगा, यूवी रीजन, थोड़ी हायर एनर्जी चाहिए होगी इसके लिए, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में एब्जॉर्ब करेगा और इसलिए कंपाउंड कलरलेस अपीयर होगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है, जैसे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और विजिबल रीजन मैंने जैसा बताया था आपको 400 नैनोमीटर टू 800 या 720 नैनोमीटर तक आपका विजिबल रीजन है।
इस रीजन में एब्जॉर्ब करेगा और कंपाउंड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जब कोई भी ट्रांजिशन होता है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में, वो तभी होगा जबकि मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट में एक सिग्निफिकेंट चेंज हो। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है मान लीजिए, तो डायपोल चेंजेस बहुत कम होगा एक्साइटेड स्टेट में आने पे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन उतनी ही कम हो जाएगी। इसलिए कोई ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया जाए मॉलिक्यूल में जो कि उसकी सिमेट्री को रिड्यूस कर देगा, तो डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा और उसके ट्रांजिशन में और चेंज आएगा, तो इंटेंसिटी जो होगी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बढ़ जाएगी और कलर की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो समझना ज़रूरी थी। अब हम लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी के जो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं वो इस तरह से हैं। फर्स्ट है क्रोमोफोर वे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर की पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, विजिबल पार्ट में एब्जॉर्ब करेंगे और कंपाउंड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे क्रोमोफोर्स। जब क्रोमोफोर के साथ में ऑक्सोक्रोम जुड़ जाता है, सेकंड पोस्टुलेट है वीबीटी का कि ऑक्सोक्रोम उसकी कलर की इंटेंसिटी को और इम्प्रूव कर देता है, बढ़ा देता है। किस तरह से कि ऑक्सोक्रोम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये रेजोनेंस उससे और भी बढ़ जाएगा, डीलोकलाइजेशन बढ़ेगा, तो कंपाउंड की जो कलर की इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पोस्टुलेट के अनुसार जब डायपोल मोमेंट चेंज होगा तो बाय ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऑसिलेशन से डायपोल मोमेंट चेंज होगा और उससे जो ईज ऑफ एक्साइटेशन ऑफ जो डिफरेंट ग्रुप्स है वो भी बढ़ जाएगा, ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन। और यदि हम देखें NO का सबसे ज़्यादा होगा, फिर CS, फिर NN, it is greater than carbonyl is greater than C double bond N is greater than CC। तो इस तरह से इस ऑर्डर में जो है इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट होंगे। नेक्स्ट लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम लोअर एनर्जी या बॉन्डिंग ऑर्बिटल से फ्रॉम हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। जो डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस यूवी और विजिबल में होते हैं वो इस तरह से हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल के डिफरेंट एनर्जी लेवल शो किए गए हैं। ये नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है, पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये पाई बॉन्डिंग है और ये सिग्मा बॉन्डिंग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं N2 पाई स्टार ट्रांजिशन सबसे कम एनर्जी का है, पाई टू पाई स्टार की एनर्जी उससे थोड़ी ज़्यादा है। दिस इज N2 सिग्मा स्टार। ये है आपका पाई टू सिग्मा स्टार, दिस इज सिग्मा टू पाई स्टार एंड दिस इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी जिसके अंदर ज़रूरत होती है वो है और फार यूवी रीजन में ये एब्जॉर्ब करता है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार अगर ट्रांजिशन है तो मॉलिक्यूल फार यूवी रीजन में एब्जॉर्ब करेगा। और जैसे एल्केन्स हैं, कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जहाँ पर कि 200 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ या मतलब हाई एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा। सेकंड लेते हैं अपन N2 सिग्मा स्टार। इस तरह के ट्रांजिशंस में सिग्मा टू सिग्मा स्टार से कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे ईथर है, तो ईथर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस सिग्मा है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी होगा। इसमें N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक इसी तरह से हेलोजन है, हेलोजन के ऊपर भी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकता है। नेक्स्ट है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो इसकी तुलना में N2 सिग्मा स्टार के कंपैरिजन में कम एनर्जी उसके अंदर ज़रूरत होती है। और जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनके अंदर
पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। ये अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर से हम मेज़र कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन सबसे लोएस्ट एनर्जी के ट्रांजिशंस हैं और वे कंपाउंड्स देते हैं जिसके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं और अनसैचुरेशन भी है, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है। यहाँ पर N2 पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक इसी तरह से ये कंपाउंड है, इसके अंदर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है और अनसैचुरेशन भी है, तो यहाँ पर N2 पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। वे कंपाउंड्स जिनके अंदर की सैचुरेटेड है कंप्लीटली और सैचुरेटेड ग्रुप्स हैं, तो वो जो है 200 से लेके 780 नैनोमीटर तक कोई एब्जॉर्प्शन शो नहीं करते हैं, जैसे अल्कोहल्स हैं, ईथर्स हैं, तो हम इनको स्पेक्ट्रल डिटर्मिनेशन के लिए सॉल्वेंट के रूप में यूज़ में ले सकते हैं। इट इज़ अबाउट द कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट टर्न पर हम डाइस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।